तो अपन कंटिन्यू करते हैं पादप उत्तक संवर्धन की उपयोगिता। और इसकी उपयोगिता के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा कई तरह की जन कल्याण के रूप में या मानव कल्याण की उपयोगिता के लिए टिश्यू कल्चर फायदेमंद होता है। और उसमें से कई ऑब्जेक्टिव या इसके स्कोप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से टिश्यू कल्चर विधि को काम में लेते हुए सूक्ष्म गुणनन किया जा सकता है, वायरस फ्री प्लांट बनाए जा सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल सीड बनाए जा सकते हैं, जीव द्रव्य का संवर्धन किया जा सकता है, हाइब्रिड और साइब्रिड बनाए जा सकते हैं, रेयर एंडेंजर्ड और एंडेमिक प्लांट का संवर्धन किया जा सकता है, सोमा कलोनल वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी टिश्यू कल्चर की कई उपयोगिता है और उसमें से महत्वपूर्ण है ट्रिप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, त्रिगुणित पौधों का उत्पादन। अब त्रिगुणित पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3x हो। अब इन पौधों को प्रकृति में बनाना बहुत ही मुश्किल है। इन पौधों को केवल उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से ही प्रयोगशाला के अंदर बनाए जा सकते हैं। और क्यों बनाते हैं इन पौधों को? इन पौधों को इसलिए बनाते हैं कि अगर अपना इंटरेस्ट बायोमास में हो कि अपन चाहते हैं कि वे पौधे जिसमें बायोमास की मात्रा अधिक हो, उन पौधों के लिए ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए जो एक्सप्लांट काम में लिया जाता है वो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जैसा कि अपन जानते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन के दौरान जो नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज होकर एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और भ्रूणपोष 3x प्रकृति का होता है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाले पौधों में भी गुणसूत्रों की संख्या 3x पाई जाती है। अब ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें अपने को बायोमास में इंटरेस्ट होता है और उसमें से जो महत्वपूर्ण पौधा है वो ये है, एक तो तरबूज। अगर अपन चाहते हैं कि तरबूज के अंदर पल्प होता है, उसको पल्प को बायोमास कहते हैं, पल्प की मात्रा अधिक हो तो उस केस में अपने को तरबूज के ट्रिप्लॉइड प्लांट का उत्पादन करना होगा, जिससे उसमें बीज की मात्रा कम होती है, पल्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से शुगर केन में भी अगर शुगर की मात्रा में अपना इंटरेस्ट हो, अपन चाहते हैं कि शुगर केन के अंदर केन की मात्रा अधिक हो, शुगर की मात्रा अधिक हो, तो उस केस में भी ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाए जाते हैं, जो प्रकृति में बनाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन पात्रीय तकनीकी में उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा एंडोस्पर्म का संवर्धन करके ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाए जा सकते हैं और पौधों में अपनी इच्छा अनुसार बायोमास में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये वे पौधे होते हैं जिनमें कोई बाह्य इच्छित जीन का निवेशन हुआ हो, और जब उन पौधों में बाह्य जीन का निवेशन होता है तो उन पौधों में कई गुणों का विकास होता है। जैसे वे पौधे कई इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं, कुछ पौधे कोल्ड के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं, कुछ पौधे हीट एंड ड्रॉट के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं। इस तरह से इन पौधों में कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके मृत्यु दर में कमी आती है और उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। इसीलिए ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण किया जाता है।
और उसमें कई आज वैरायटी बनाई जा चुकी है, चाहे ब्रिंजल हो, चाहे सरसों हो, गोभी हो, कई वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जा चुके हैं। और ये ट्रांसजेनिक प्लांट अपन उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से ही बना सकते हैं। प्रकृति में इनको बनाना आसान नहीं है। अब इतनी उपयोगिता होते हुए भी टिश्यू कल्चर विधि में कुछ एक सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या है लिमिटेशन। ऐसा नहीं है टिश्यू कल्चर विधि के फायदे ही फायदे हैं। टिश्यू कल्चर विधि के कई नुकसान हैं या कुछ सीमाएं हैं। और सबसे पहली सीमा यह है कि उत्तक संवर्धन विधि है, इस विधि को केवल वो ही लोग काम में ले सकते हैं जिनको विज्ञान का ज्ञान हो, जिसके पास साइंटिफिक स्किल हो, वही इस विधि को काम में ले सकते हैं। तो फर्स्ट इस विधि को काम में लेने के सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि उसके पास विज्ञान का ज्ञान हो, साइंटिफिक नॉलेज हो। दूसरा, यह विधि खर्चीली विधि है, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, तो ये आम आदमी इसको एफोर्ड नहीं कर सकता, आम आदमी इसको उपयोग में नहीं ले सकता। सो सेकंड वन इज यह बहुत ही खर्चीली विधि है, इसलिए इसमें पैसे की आवश्यकता होती है और आम आदमी के लिए यह पहुंच से दूर है या बाहर है। और तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि उत्तक संवर्धन के अंदर प्रत्येक पौधे के लिए सबसे पहले अपने को उसका एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है कि उस पौधे को पनपाने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से मीडियम की आवश्यकता होती है, कौन कौन से केमिकल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये प्रत्येक पौधे के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तक संवर्धन विधि ऐसी कोई रामबाण विधि नहीं है जिसमें एक प्रोटोकॉल से सभी पौधों को बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक पौधे के लिए पहले एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, प्रोटोकॉल का निर्धारण करना पड़ता है और फिर ये विधि काम उस पौधे के लिए केवल एप्लीकेबल होती है, दूसरे पौधे के लिए दूसरा प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। तो थर्ड वन क्या है? तो थर्ड इसकी जो सीमा है वो ये है कि प्रत्येक पौधे के लिए पहले एक प्रोटोकॉल का निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है या आज दिन तक नहीं बना है कि उस प्रोटोकॉल को काम में लेते हुए या उस विधि को काम में सारे पौधों के लिए ले सकते हैं। इसलिए प्रकृति में पौधे अलग अलग हैबिटेट में होते हैं, कोई रेगिस्तान में होता है, कोई पहाड़ों पे होता है, कोई समुद्री किनारे पे होता है, तो उनका रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। इसलिए उत्तक संवर्धन में उसको पनपाने के लिए उसके एक मेथड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है और उस मेथड को प्रोटोकॉल बोलते हैं। और हर एक पौधे के लिए पहले एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है
फिर उस पौधे का प्रयोगशाला के अंदर गुणनन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तक संवर्धन के अंदर प्रत्येक पौधे का पहले प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया जाता है, फिर उसका प्रयोगशाला के अंदर गुणनन किया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी आज दिन तक प्रोटोकॉल नहीं बना है जो एक ही प्रोटोकॉल सारे पौधे के लिए उपयोग में लिया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है उत्तक संवर्धन को काम में लेने के लिए। तो ये 3 मेन लिमिटेशन है। वन शुड हैव ए साइंटिफिक स्किल, इसके लिए एक विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, कम से कम BSc लेवल तक का फार्मर पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, ये थोड़ी खर्चीली विधि है, मेथड है, इसको हर एक कोई काम में नहीं ले सकता, पैसे खर्च होते हैं। और तीसरा, प्रत्येक पौधे को प्रयोगशाला में पनपाने से पहले उसके लिए एक खास मेथड को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जिसको उसका प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रत्येक पौधे के लिए पहले प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, फिर उस पौधे को प्रयोगशाला के अंदर पनपा सकते हैं। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। तो ये पूरा एक खाका है कि उत्तक संवर्धन विधि की क्या उपयोगिता है और क्या इसकी सीमाएं हैं। अब इसके आगे अपन इसको उत्तक संवर्धन को डिटेल में लेंगे, जितने भी एप्लीकेशन लिए उसकी एक एक एप्लीकेशन को डिटेल में लेंगे।